नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। आज जिक्र करने जा रही हैं दलाई लामा का। दलाई लामा का उत्तराधिकारी कौन होगा, ये दलाई लामा की संस्था तय करेगी, ना कि चीन। ये बयान खुद दलाई लामा का है और इसका समर्थन भारत के कुछ लोगों की तरफ से भी किया गया है, जिसके बाद भारत और चीन के बीच तनाव लगातार देखा जा रहा है। हाल ही में दलाई लामा ने अपना 90वां जन्मदिन मनाया और उसके बाद उनका उत्तराधिकारी कौन होगा, ये कयास तेज हो गए। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून जुड़े हुए हैं। पंकज जी, क्यों कहा जा रहा है कि जल्द ही आजाद होगा तिब्बत, और ये जो उत्तराधिकारी पर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है, इसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, चीन की कोशिश ये है कि अपनी मनमर्जी का कोई दलाई लामा घोषित करवा ले, जो कि उसके इशारे पर चले। इस तरह तिब्बत का जो एक्सेशन है ना चीन द्वारा, वो पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा, दुनिया भी नहीं कुछ बोल सकेगी। लेकिन दलाई लामा चुनने की प्रक्रिया तिब्बत के लोग तय करेंगे, वहां के बौद्ध मठ तय करेंगे, और उसका 4500 साल से वो प्रक्रिया बनी हुई है। चीन चाहता है कि उस पूरे प्रोसेस को हम डिस्ट्रॉय कर दें और अपना किसी हैंड पिक्ड आदमी को दलाई लामा घोषित करवा लें, क्योंकि याद रखिए, तिब्बत के लोगों के लिए दलाई लामा सर्वोच्च पद है, और वो आज से नहीं 4500 साल पहले से चला रहा है। चीन में दलाई लामा की कोई इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है। नहीं, और चीन में पैदा हुआ शख्स दलाई लामा बन भी कैसे सकता है? नहीं, वो तो तिब्बत का ही रहेगा, जो भी रहेगा। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि वहां जो इंस्टीट्यूशन है दलाई लामा का, वो तिब्बत का इंस्टीट्यूशन है और वो कभी भी चाइना का इंस्टीट्यूशन नहीं रहा। अब पॉइंट नंबर 2, जितने भी छोटे छोटे देश थे, जो बौद्ध देश थे आसपास, जैसे भूटान पर चीन की नजर है, तिब्बत पर चीन की नजर है, मंगोलिया पर चीन की नजर है, जो इस तरह के जितने सारे देश हैं ना, उनको चीन वन चाइना पॉलिसी के तहत एनेक्स करना चाहता है, मतलब उन पर कब्जा करना चाहता है। और इसके पीछे का कारण क्या है? इन्हीं देशों पर हमारा चीन की पूरा नजर नहीं, इसलिए इन देशों पर चीन की नजर है कि एक पुराना चाइना अंपायर हुआ करता था, जो सबसे ग्लोरियस ईयर ऑफ चाइना था। उसमें यह था कि मंगोलिया, ताइवान, भूटान, सिक्किम, अरुणाचल, लेह लद्दाख, चाइना मेनलैंड, ये सारे लोग जो थे ना, इवन किर्गिस्तान के कुछ इलाके, ये सब थे चाइना अंपायर के हिस्से थे। अब चीन कह रहा है कि वो जो हमारा पुराना था ना, उसी को हमें हासिल करना है, वन चाइना पॉलिसी। उसने नीति अपनाई है और वो साम दाम दंड भेद करके वो ये करता रहता है हमेशा से। लेकिन तिब्बत कभी भी चीन के अधीन नहीं रहा, इतिहास में कभी नहीं रहा। चीन हमेशा से एक स्वतंत्र देश रहा है और वहां दलाई लामा की परंपरा रही है, जो कि दलाई लामा स्पिरिचुअल गुरु भी हैं और वो तिब्बत के लोगों के लिए, समझे, उन्हें भगवान का अवतार मानते हैं। बिल्कुल। और भारत की सीमाएं कभी भी चाइना से नहीं लगी है। भारत की सीमा चीन से सटती है, माफ कीजिएगा, तिब्बत से सटती है। हमारी सीमा तिब्बत से लगती है, हमारी सीमा भूटान से लगती है, हमारी सीमा म्यांमार से लगती है। हमारी सीमा कभी भी चीन से नहीं लगती। ये जो बात आप बोल रहे हैं, ये बहुत बड़े बड़े नेता भी इस बात को बोल रहे हैं, जिसके बाद खबर ये भी है कि चीन भारत से भी नाराज है कि आपका रुख क्या है दलाई लामा के लिए और तिब्बत के लिए। क्योंकि निश्चित तौर पर दलाई लामा को चाइना तो मानता है अलगाववादी नेता, इस तरीके से उनको देखता है, लेकिन हमारे यहां पर उनकी इज्जत है। ऐसे में भारत और चीन के बीच क्या तनाव बढ़ेगा दलाई लामा को लेकर? देखिए, दलाई लामा और तिब्बत जब 1947 में भी आजाद था, चीन ने फौज घुसाकर वहां जितने बौद्ध भिक्षु हैं उनको मारकर, पीटकर तब कब्जा जमाया है, और 50,000 से ज्यादा लोग माइग्रेट करके भाग के दुनिया के अलग अलग हिस्सों में गए थे, जिसमें दलाई लामा हमारे यहां आए थे और बहुत सारे बौद्ध भिक्षु हमारे यहां भी भाग कर आए थे। यह जबरदस्ती कब्जा है। आज तक होता यह है कि 1962 में हम हार गए थे युद्ध, उसके बाद इतने हम चीन को लेकर सबमिसिव हो गए कि यहां तक कि चीन ने सिर्फ तिब्बत पे कब्जा नहीं किया, वो डोकलाम पे भी कब्जा करने जा रहा था। वो हमारे नॉर्थ ईस्ट को भी अपना ही बता देता है, हमारे लेह लद्दाख को अपना बताया था, और हम नहीं जी, हम तो नहीं मानेंगे, हम तो अपना। ऐसे नहीं होता है। अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। अगर तुम भारत के किसी हिस्से को तोड़ना चाहते हो तो चाइना का भी कोई हिस्सा टूटेगा।
ये सुशांत सिंह ने जाकर विदेश में कह दिया है। नहीं, और ये बात बिल्कुल ठीक है। अगर वो भारत को टूटते हुए देखना चाहते हैं तो फिर भारत भी तो ये बात कह सकता है कि हम भी चीन को टूटते हुए देख सकते हैं और देखना चाहते हैं। एक बात मैं बताऊं ईमानदारी से, चाइना अपने यहां किसी बाहरी देश के मीडिया को अलाउ नहीं करता। हमारे पास चाइना की वही खबर आती है जो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी चाहती है। चाइना इज इम्प्लोडिंग फ्रॉम इनसाइड। वो मैं बता रहा हूं कैसे। उसकी ग्रोथ रेट डाउन हो गई है, सच्चाई है ये। उसका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मंदी के कगार पे है। उसका रियल एस्टेट सेक्टर, उसमें ऐसा तूफान मचा है कि कई जो रियल एस्टेट बड़े बड़े जो बिल्डर थे वो दिवालिया घोषित हो चुके हैं। चाइना के, ये तो मैं इकोनॉमी बता रहा हूं। अगर आप चाइना की पॉलिटिक्स की बात करें तो शी जिनपिंग को लेकर आपको पता ही है कि वो अज्ञातवास में है, किसी को नहीं पता। कोई कहता है कि उन्हें नजरबंद कर लिया गया है, कोई कहता है कि उनकी हत्या कर दी गई है, कोई कहता है बीमार हैं। लेकिन यह बात सही है कि शी जिनपिंग पिछले कई दिनों से सार्वजनिक नहीं आए हैं। वहां के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री मैं बोल रहा हूं, ली पेंग, उनकी लाश बरामद हुई है। और लाश कहां पे बरामद हुई है? शी जिनपिंग के घर के सामने। वो क्या चल रहा है चाइना में? देखिए, अगर कोई दूसरा देश होता ना तो अब तक तूफान मच जाया होता, पेपर रंगा चुके होते, लेकिन बाहर के देश को अलाउ ही नहीं करते वो। आपने शायद देखा नहीं हो कि एक वीडियो है और वहां जब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की बैठक चल रही है और वहां सीनियरिटी के हिसाब से बैठाया जा रहा है, तो देखें कि वहां उप प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री को जबरदस्ती उठा के मार्शल जो है उठा के फेंक रहे हैं। इसका मतलब कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर भी बहुत बड़ा इस वक्त बवाल मचा हुआ है। शी जिनपिंग आजीवन पावरफुल रहना चाहते हैं पर ऐसा होगा नहीं। और वहां की जो राजनीति है ना, बड़ी खतरनाक राजनीति है। वहां मर भी जाते हैं और पता भी नहीं चलता। पाकिस्तान नहीं है कि तख्ता पलट किया तो सब कोई के सामने हाय हाय रो रहे हैं कि अमेरिका ने करवा दिया या इसने करवा दिया। वहां कोई कुछ नहीं बोलता, उसको जब्त कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। ये तो मैं पॉलिटिक्स और इकोनॉमी की बात कर रहा हूं। और यही पॉलिटिक्स और यही इकोनॉमी वो तिब्बत पर लागू करना चाह रहा है, तो तिब्बत आजाद कैसे होगा पंकज जी? फिर नहीं, वो जबरदस्ती, अभी कल या परसों की रिपोर्ट है, 10 लाख तिब्बती बच्चों को जबरदस्ती हॉस्टल में रखे हुए ताकि वो बौद्ध कल्चर से कट जाए। आप जाके टाइप कीजिए, तिब्बत से टाइप कीजिए ना गूगल में या न्यूज में जाइए, सारा कुछ आ जाएगा। अब वो जानते हैं क्यों? क्योंकि वो बौद्ध धर्म को नहीं माने, वो दलाई लामा वाली परंपरा को नहीं माने, वो तिब्बतियन संस्कृति से कट जाए। और ये बच्चे कितने साल की उम्र के होंगे पता है? 4 साल। आवाज चली गई जी। और वो बच्चों की उम्र क्या है पता है? 4 साल से जैसे ऊपर होता है, चाइना की फौज आती है, वो उठा के उसको हॉस्टल में डालती है कि गलती से भी मां बाप उसे संस्कार न दे सके। ये चल रहा है। आप जबरदस्ती किसी भूभाग पे कितने लंबे समय तक राज कर सकेंगे? इसलिए मैंने कहा चाइना इज इम्प्लोडिंग फ्रॉम इनसाइड। वो एक बार ऐसे ही हुआ था, 1905 की बात है, और दुनिया भर में चीन का डंका बज रहा था। चाइना इतना बड़ा साम्राज्य है, ये है वो है। चीन ने गलती क्या की? उस वक्त एक छोटा सा देश है जापान, उसके साथ लड़ाई लड़ ली। 1905 की बात है, जापान और चाइना के बीच लड़ाई हुई और दुनिया को हैरान हुआ कि छोटा सा देश जापान ने चाइना को हरा दिया, क्योंकि चाइना सिर्फ भौकाली पे जिंदा था, दूसरे लोगों को पता ही नहीं था, अंदर से खोखला था वो। और फिर मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि वही स्थिति है। मैं चाइना के वीडियो पिछले 3 दिनों से लगातार देख रहा हूं। वो इमेजिनरी इमेजेस बना के अपने डिफेंस सेक्टर को दुनिया भर के मीडिया में बम्बार्ड कर रहा है कि देखिए चाइना ने सूरज तक पहुंच गया, तो चाइना ये कर रहा है वो कर रहा है। वो सारी इमेजिनरी है। कल एक वीडियो था, उसमें बताया कि चाइना का सबसे हाईएस्ट एक पीक है, माउंटेन रेंज, और वहां पे बहुत सारे टूरिस्ट जाते हैं और सेल्फी खिंचाते हैं। दुनिया भर को उसने टूरिस्ट मतलब स्पॉट बना रखा है। कल पानी आया, बार बार देखा कि नीचे से दीवार खड़ा करके ऊपर पत्थर के आकार दिए हुए हैं। वो पहाड़ है ही नहीं था। इतना फ्रॉड देश है वो। चाइना के बारे में वो बता सकेगा। कल मैं 2-3 जगह रिपोर्ट पढ़ रही थी कि चाइना ने ऐसा महाबली मिसाइल तैयार कर ली है जो अमेरिका पर अटैक कर सकती है। वो सारा फ्रॉड है, 30 मिनट के अंदर अंदर नष्ट कर सकती है। DF-5 भी उसका नाम था। और जब उसके बारे में रिसर्च किया तो पता लगा ये तो उसके बेड़े में बहुत साल पहले से है। फिर अभी प्रेजेंट क्यों किया जा रहा है? एक माहौल बनाने के लिए। नहीं, मैंने बताया था ना कि चाइना आज भी
17 से 34 साल के विदेशी नौजवानों को, आपको अमेरिकन होना चाहिए, आपको इंडियन होना चाहिए, आपको यूरोपियन होना चाहिए, तुरंत नौकरी दे रहा है। काम क्या है पता है? काम यह है कि चाइना की भौकाली अपने देश में टाइट रखना है सोशल मीडिया के द्वारा। 34,000 वैकेंसी निकाली है सिर्फ इस साल कि आप अगर यूरोप के नागरिक हैं, अमेरिका के नागरिक हैं, इंडिया के नागरिक हैं, अरब देशों के हैं, तो चाइना आपको मुफ्त में पैसा देगा। और सिर्फ करना यही है कि चाइना जो कहेगा वो अपने देश में आपको अपने लैंग्वेज में फैलाना है, ब्रांडिंग। बिल्कुल बिल्कुल। और बड़े पैमाने पर दुनिया की मीडिया को पैसा देता है इसी डर से कि कहीं मीडिया अगर सच्चाई छाप दी। अरे चाइना की हालत तो यह है कि नॉर्थ कोरिया के सामने नहीं टिक सकेगा। आप तो छोड़ दीजिए जापान और इंडिया और बड़े देश, चलिए ठीक है, अंदर से इस हद तक खोखला है। ठीक है, लेकिन मुझे मैं आपको बताऊं, ठीक है पंकज जी, तिब्बत को लेकर मुझे यह जानना है कि जिस तरीके से भारत के भी कुछ लोग भारत रत्न की मांग कर रहे हैं दलाई लामा के लिए, मैं बार बार यही समझना चाह रही हूं कि दलाई लामा का पक्ष लेना, तिब्बत का पक्ष लेना भारत और चाइना के बीच के संबंध को कैसे कमजोर करेगा? नहीं, शुरू से लेता रहा है, हमारा पड़ोसी है, बौद्ध धर्म है, स्पिरिचुअली हम ब्रदर्स हैं। वो चाइना तो कम्युनिस्ट है, वो तो किसी धर्म को मानता ही नहीं। तो फिर आज से नहीं है हमारा स्टैंड है। हम 1962 में हारे, उसके दूसरे कारण थे, लेकिन उससे पहले हमने चाइना को हराया भी है सांग्रीला युद्ध में। तो कभी कोई नीति नहीं बदली है। हमारी नीति वही है कि तिब्बत हमारे लिए अलग राष्ट्र है, दलाई लामा का पोस्ट हमारे लिए, भारत के लिए एग्जिस्ट करता है। चाइना नाराज हो, चाइना खुश हो, चाइना दोस्त रहे, दुश्मन रहे, इससे हमें क्या लेना देना। तो हमने हमेशा से दलाई लामा के पद को मान्यता दी है। और दुनिया भर में जहां कहीं भी तिब्बतियन हैं जो कि चीनी आक्रांताओं के वजह से आज भाग खड़े हुए हैं, वो फिर से यूनाइट हो रहे हैं। उन्होंने एक मेजर कॉल दिया है फ्री तिब्बत का। और मैं आपको आज दावे के साथ कह रहा हूं कि ये रशिया यूक्रेन वाला मोर्चा जब बंद होगा तो अगला मोर्चा ताइवान और चाइना वाला खुलने वाला है। और याद रखिए कि चाहे वो CIA हो, अमेरिका हो, चाहे अरब हो, चाहे इंडिया हो, चाहे साउथ चाइना सी के सारे देश हो, चाहे जापान हो, वियतनाम हो, कंबोडिया हो, लाओस हो, सारे देश उस वक्त ताइवान के साथ होंगे। और तब पता चलेगा कि चीन की औकात क्या है। चाइना बौखलाया हुआ है, वो जल्दीबाजी में ईरान से दोस्ती कर रहा है, वो जल्दीबाजी में रशिया से तो कह रहा है कि भैया आप नहीं रहोगे तो हमारा क्या होगा। क्योंकि कम से कम चीन को चलाने वालों को यह पता है ना कि हमारी स्थिति क्या है। ग्राफिक्स इमेजेस बना के दुनिया भर में भौकाल टाइट करने से कुछ नहीं होता। और एक बात जान जाइए, दूसरे विश्व युद्ध के बाद चीन सिर्फ 1 या 2 युद्ध लड़ा है। एक भारत के साथ लड़ा है और एक आध और इसी तरह छिटपुट, वो कभी नहीं जीता, किसी के साथ नहीं जीता। भारत के साथ हमारी कमजोरी से हारा। उससे पहले सांग्रीला वाला युद्ध था ना, बुरी तरह भाग गए थे वो। वहां के लोग पता है युद्ध के नाम से वहां के सैनिक रोने लगते हैं। आप बहुत सारे क्राइम विजुअल्स देखिएगा चाइना के आर्मी के, उनको लड़ने की आदत ही नहीं है। तो अंदर ही अंदर चाइना कमजोर है। कम्युनिस्ट देश ऐसे ही होते हैं, अचानक भर भरा के गिरते हैं, दुनिया को बाद में पता चलता है। ठीक है, लेकिन तिब्बत और भारत के रिश्ते कैसे मजबूत हैं? 2 साल पहले का एक बयान है एक अधिकारी का, सुनवाते चलते हैं दर्शकों को ताकि और ज्यादा समझ में आ जाए। बाकी शुक्रिया पंकज जी ये जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आप इस वीडियो पर, इस खबर पर क्या राय रखते हैं? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा। I think this event is mainly organized to felicitate Dr. Kuldeep Chand Agnihotri ji for his lifelong service and giving it a Tibetan title also shows the effort that Dr. Kuldeep Chand Agnihotri had made during his lifetime on the resolution of the Sino-Tibet conflict. And even though we live here in India, there are many Indians who don't know about Tibet or its historical aspect or the situation inside Tibet right now. So whenever these conferences are organized, it's very useful for the understanding of the historical Tibet, the current challenges that the Tibetans are facing, and then also information regarding how Tibetans are also being helpful to the people of the Himalayan region. Because as I always say, we may look different in the sense that we are Tibetan,
but our mind and everything, our language came from India, our religion came from India. So we are a repository of one of the ancient Indian wisdom. And that, if the Indian people understand that whatever the Tibetans are studying, they are studying from the Nalanda University tradition of Buddhism, and it has relevance not only during those years, some 2,000, 3,000 years back, but Indian ancient wisdom is relevant even today, and that is what His Holiness has been saying over the years. And one of his commitment is also to make known the ancient Indian wisdom throughout the world, and he also calls himself a messenger of ancient Indian wisdom. So in that sense, we are no different from India. We are very much the same, even though it's countries are divided by boundaries. We share the same language, we share the same religion that shapes our way of life and our culture. And this Buddhist culture based on non-violence